हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? सब अच्छा ही होगा और अच्छा ही चल रहा होगा। लास्ट क्लास में ना हम लोग ने ना कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और कॉस्टिंग स्टार्ट करके फर्स्ट चैप्टर मैंने कवर कर दिया था। बहुत सारे, अगर तुमने कवर किया होगा, फिर जब मैंने कहा था कि तुम लोग पढ़ के आना, सर स्टडी कर लेना, बहुत सारे पॉइंट या थ्योरीज हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि सर ने कवर नहीं किया। डोंट वरी, वो सारे थ्योरी बार बार उन चैप्टर्स में, रिलेवेंट चैप्टर्स में आएंगे और तब वहाँ डिटेल में डिस्कस होगा। तो ऑटोमेटिक जो पोर्शन मैंने कवर नहीं किया, वो पोर्शन बहुत सारे चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। मैंने कॉस्टेड भी इन समरी फॉर्म, तुम्हें समझ में आ जाए कि सर एक ऐसा फॉर्मेट है कॉस्टिंग में जहाँ कॉस्ट निकालने के लिए हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो फॉर्म भी हम लोग हर चैप्टर में कहीं ना कहीं देयर इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, वो बनाते बनाते अपने आप ही वो चैप्टर भी शायद कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो अपना है मटेरियल कॉस्ट। ये सेकंड यूनिट है तुम्हारे स्टडी मैट में। तुम्हारे कॉस्टिंग में 3 बेसिक चैप्टर है। 3 बेसिक चैप्टर जब अपने कॉस्ट का बात कर रहे थे, एक तो अपना है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट और तीसरा है ओवरहेड एक्सपेंस। ये 3 बेसिक चैप्टर है तुम्हें कॉस्टिंग समझने के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे मटेरियल का। एक पार्ट मैं कवर करूँ, हो सकता है 4-5 वीडियोस लगे इसको कवर करने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मटेरियल के ऊपर फोकस करते हैं। कॉस्टिंग में बहुत बार बात हुआ कि सर अपना मेन ऑब्जेक्टिव था क्या। तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव था कॉस्टिंग में सर कॉस्ट निकालना, एजरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट और उस कॉस्ट को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में लाना। और कॉस्ट में हम लोग ने फिर बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कि सर एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है, जिसके बगैर प्रोडक्ट बन नहीं सकता और वो प्रोडक्ट में दिखता भी है, वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट उसके बगैर बन सकता था, दिखता नहीं है, बट हाँ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते थे ओवरहेड। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफिकेशन के समय अपना बात हुआ था, तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दैट मीन्स सर डायरेक्ट मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्ट। सेम वे ओवरहेड में जब हम मटेरियल का बात कर रहे हैं तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो अपने जब भी इनडायरेक्ट का बात करें या डायरेक्ट का बात करें, सर मटेरियल तो है और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट का। तो सर इस चैप्टर में भी, मटेरियल चैप्टर में भी करना क्या है? ऑलमोस्ट वही करना है जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालो और फिर उस कॉस्ट को कंट्रोल करो। दैट मीन्स इस चैप्टर का भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट निकालना, जिसको शायद आज हम कवर करें, और सेकंड पार्ट है डिसिप्लिन में लाना। जो कॉस्ट हमने डिसाइड किया है, उसका प्रोक्यूरमेंट, उसका स्टोरेज एंड देन फिनिश प्रोडक्ट ले जाने तक जो भी कॉस्ट लग रहे हैं, उसको कंट्रोल में रखना। प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रोडक्शन और इसको फिनिश गुड्स तक ले जाने में कंट्रोल में लेके आना, डिसिप्लिन में लाना। जो कॉस्ट हम चाहते हैं वो कॉस्ट ही रहे। तो सर ये तो आपने ऑब्जेक्टिव बताया, आप ये बताओ कि मटेरियल है क्या। जैसे मैंने कहा सर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आइटम भी हो सकता है और इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आइटम भी हो सकता है। अगर डायरेक्टली है तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट है तो हम उसको ओवरहेड बोल रहे हैं। हमारा स्टडी मैट में डिफाइन, अगर स्टडी मैट में आ जाओ, स्टडी मैट के
इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा द जनरल मीनिंग ऑफ मेटेरियल इज ऑल कमोडिटीज फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट पे फोकस किया स्टार्टिंग में। दैट मीन्स सर मेटेरियल हुआ क्या सर, ऑल कमोडिटीज यूज टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल ही अपना मटेरियल, जिस प्रोडक्ट को बनाने में अपना कॉस्ट लगे, जिस प्रोडक्ट को बनाने में अपना मटेरियल चाहिए, वही अपने लिए क्या है डायरेक्ट। तो जैसा स्टडी मेट बात कर रहा है वैसे ही हम भी बोल देते हैं। तो लिख लो तुम लोग मटेरियल है क्या। तुम लोग बोल सकते हो सर मटेरियल इज ऑल कमोडिटीज, लिखते भी जाओ साथ साथ ऑल कमोडिटीज, क्योंकि लिखोगे, क्योंकि अपने को आईसीआई का जो फॉर्मेट है उसमें अपने लिख के ही आना, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। तो ऑल कमोडिटीज फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। सर डायरेक्ट मटेरियल क्या है, सर डायरेक्ट मटेरियल अपना है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये बार बार वर्ड यूज हो रहा है कि सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो दिखाई दे, और इनडायरेक्ट अपने बोल सकते हैं नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो प्रोडक्ट दिखाई तो दे बट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड ना हो, जरूरत ना हो। जैसे बार बार बात होता है सर, किसी भी प्रोडक्ट का हम एग्जांपल ले लें, किसी भी प्रोडक्ट, मैं किसी चेयर का एग्जांपल ले लूँ, मैं ज्वेलरी का एग्जांपल ले लूँ, मैं बॉटल्स का एग्जांपल ले लूँ, मैं पेपर का एग्जांपल ले लूँ, हर एक में जो तुम्हें दिख रहा है वहां पर वो तुम्हारा डायरेक्ट। बट अगर मैं बोलूं कि सर इसका कार्टून, पैकिंग मटेरियल, सब्सिक्वेंट पैकिंग मटेरियल, बहुत बड़े बड़े कार्टून में एक साथ 100 पीस भेजा गया, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग, नॉट अ प्राइमरी पैकिंग, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट, बट हाँ सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरत, तो वो क्या हो गया इनडायरेक्ट। बट दोनों ही मटेरियल, दोनों को ही हमें क्या करना है, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि बार बार मैंने कहा है कि सर बिना डायरेक्ट मटेरियल के तो प्रोडक्शन ही नहीं हो, तो उसका कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी है। हमें भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं है। अब तक जो बात हुआ ये बात हुआ कि सर मटेरियल डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट। तो सर कॉस्ट कैसे निकालो, क्योंकि मैंने कहा सर अपना एसेटनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि सर कॉस्ट निकालना और कंट्रोल करना। कॉस्ट कैसे निकाले, इसका कॉस्ट क्या होगा, उस मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सर किसी भी प्रोडक्ट का मैं नाम लूँ, किसी भी प्रोडक्ट का नाम लूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर एक प्रोडक्ट में उसका एक पार्ट मटेरियल, दूसरा पार्ट लेबर है और तीसरा पार्ट उसके एक्सपेंसेस। हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए मुझे डेफिनेटली मटेरियल कॉस्ट निकालूंगा, तब तो मैं दूसरे कॉस्ट के साथ ऐड कर सकता हूं। क्या मुझे हर कंपोनेंट को अलग अलग कॉस्ट निकालना, तो हम कॉस्ट निकालने में ही लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट हम कैसे निकालें। अगर तुम्हें याद होगा, अगर तुमने AS2 कवर किया होगा, AS2 वाज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। एंड ऑलमोस्ट इसके कॉन्सेप्ट भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के कॉन्सेप्ट भी कॉस्टिंग में एज इट इज एप्लीकेबल। और जब भी हम मटेरियल बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सर मटेरियल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, मटेरियल इंक्लूड्स वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल इंक्लूड्स फिनिश्ड गुड्स। इन सब का कॉस्ट क्या होने वाला। तो अपना AS2 में एक डेफिनेशन था कि सर कॉस्ट क्या हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है सर ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस।
incurred to bring the inventory to its present position location and condition. उसको लास्ट तक ले जाने के लिए एक्सपेंसेस लगे, उसके उस लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, उसके कंडीशन तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगा, वो सारा एक्सपेंसेस उस इन्वेंट्री के साथ ऐड हो जाएगा। तो अगर मैंने चाइना से कोई गुड्स मंगाया है तो हो सकता है मैंने परचेज प्राइस दिया, हो सकता है चाइनीज वेंडर ने, जिसका नाम चाउ माउ था, उसने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब ये गुड्स, और मुझे वो ये भी बोल रहा है कि मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड करूंगा अगर पेमेंट मुझे विद इन 1 मंथ मिल जाए। तो अगर देखोगे तो मैं ये एग्जांपल जो शेयर करने वाला हूं या डिस्कस करने वाला हूं, मैं तुम्हें यहां पर, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस उस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने में ऐड होंगे, डिडक्ट होंगे, या हम एक्सक्लूड करें। क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं सर? हम निकाल रहे हैं कॉस्ट, ठीक है। फिर इस गुड्स को उन्होंने भेज दिया, सर भेजा होगा पक्का, वेसल्स में लोड किया होगा, लोडिंग चार्जेस लगा होगा, लोडिंग चार्जेस लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लगा होगा, सर इंश्योरेंस लगा होगा, एंड अदर ड्यूटीज भी लगे होंगे। ये गुड्स इंडिया पहुंच गया, यहां पर ये गुड्स को भी वापस अनलोड किया गया। और भी कुछ एग्जांपल मैं ऐड कर सकता हूं, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ड्यूटीज, फ्रेट। सर जब इंडिया में पहुंचा, जैसे ही इंडिया में पहुंचा, यहां पर अनलोडिंग चार्जेस लगा होगा, और अगर ये वेसल्स अनलोड करने में लेट कर दें तो हो सकता है उसे डेमरेज चार्जेस भी देना पड़े। डेमरेज चार्जेस क्या है? थोड़ा रुक जाओ, मैं फिर डिस्कस करूंगा। जैसे ही अनलोडिंग लगा और जैसे ही गुड्स को इंडिया में उतारा गया, कस्टम वाले आ गए। इन्होंने बोला चाइना से तुमने गुड्स मंगाया है, बहुत रिस्की है, एक तो हेल्थ वाइज, एक इकोनॉमिक वाइज, बहुत सस्ता बनाते हैं ये, इंडिया वाले बनाना ही बंद कर देते हैं, सिर्फ मंगाते हैं ट्रेडर और बेचते हैं, मार्केट खराब हो रहा है। बोला इन्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। जो ट्रेडर था बोला ठीक है देंगे, दिया। वापस इस गुड्स को उसने क्या किया, लोड कर दिया, ट्रक पे लोड कर दिया। सर अगेन जब ट्रक पे लोड किया गया, फिर से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगा, फ्रेट लगा, इंश्योरेंस लगा। अगेन हो सकता है
कुछ लोडिंग अनलोडिंग भी हुआ हो, उसके चार्जेस भी लगे, ट्रक पे चढ़ाना है। ये गुड्स वो लेके पहुंच गया, कहां पहुंच गया सर? वो गुड्स ये लेके फैक्ट्री में आ गया। और इस गुड्स को एक जगह स्टोर कर दिया गया, तो सर स्टोरेज चार्ज, रेंट, और फिर यहां करीब 2 मंथ्स तक इसे रख दिया गया, कोई प्रोडक्शन तक नहीं पहुंचा। एंड उसके बाद ये प्रोडक्शन में ट्रांसफर हुआ, प्रोडक्शन में प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इस गुड्स प्रोसेस करने के लिए और भी चार्जेस लगे, लाइक लेबर चार्जेस, लाइक अदर एक्सपेंसेस चार्जेस। और सपोज करो ये प्रोसेस एक्सपेंसेस या प्रोसेस करने के बाद, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि सर कन्वर्जन कॉस्ट बोल दो, सीसी, कन्वर्जन कॉस्ट होने के बाद ये गुड्स रेडी भी हो गए, ये फिनिश गुड्स में बन गया। तो ये मैंने बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की सर, परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ड्यूटी, फ्रेट, अनलोडिंग, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, अनलोडिंग, कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट। तो सर तब जाके ये रॉ मटेरियल से होता हुआ वर्क इन प्रोग्रेस होते होते ये फिनिश गुड्स बना। और फिनिश गुड्स के बाद भी ये गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो अल्टीमेट बायर है इस गुड्स को शोरूम का रेंट था, यहाँ रेंट था, शोरूम का रेंट, सेल्समैन सैलरी, शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये सारे भी एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आफ्टर फिनिश गुड्स इज रेडी। अब तब जाके ये कस्टमर तक पहुंचा, सर ये भी कॉस्ट है। हाँ, तो तुम देख रहे हो कि सर यहां वाले जितने कॉस्ट थे, यहां से यहां तक जो भी कॉस्ट फिनिश गुड्स तक लगा, वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट। बाद ये वाले ये और भी है, एडमिन एक्सपेंसेस भी ऑफिस में चल रहा होगा, तो एडमिन एक्सपेंसेस भी ऑफिस में चल रहा होगा, बिल्कुल। यहां पर भी बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका भी कॉस्ट लगा है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन है सर कौन सा कॉस्ट हम ऐड करें? क्या हम लेबर कॉस्ट ऐड करें? सर क्या आप लेबर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हो? नहीं सर, आप बात कर रहे हो मटेरियल कॉस्ट के बारे में। एक्सपेंसेस हम माइनस 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 करेंगे और कौन से एक्सपेंसेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, मतलब हम कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। वो अकाउंट्स में क्या होता है, वो कॉस्ट अकाउंट्स में क्या होता है, उससे अभी हमें मतलब नहीं। तो 3 कॉलम बना लो। कौन कौन से? सर एक कॉलम है इंक्लूडेड, इन कॉस्ट को हम मटेरियल में ऐड करेंगे। दूसरा कॉलम है डिडक्टेड, डिडक्टेड को मैं
लास्ट में रखें। एंड एक्सक्लूडेड, जिनका हमें कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट मेटल में ऐड नहीं करना है और ना ही माइनस करना है। जैसे 3 कॉलम बना लो, एडेड या इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, डिडक्टेड, सब्सट्रैक्टेड या माइनस, प्लस और कुछ नहीं। कुछ कुछ आइटम्स है हम बात करेंगे। इंक्लूडेड मतलब सिर्फ प्लस करना, एक्सक्लूडेड मतलब कुछ नहीं करना, और डिडक्टेड मतलब माइनस। सर फर्स्ट आइटम हमारे स्टडी मेट में भी आइटम्स दिए हुए हैं 2.11 में, वैल्यूएशन ऑफ मेटेरियल रिसीट। मेटेरियल रिसीट में देखो, एसेटलमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेटेरियल परचेज इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ मेटेरियल रिसीट। जो हमने गुड्स परचेज किया उसका कॉस्ट क्या होगा, हम यहाँ पर उस पर फोकस है। ऑलमोस्ट ये रॉ मटेरियल के बारे में बोल रहे हैं, और मैं जब तुम्हें बता रहा था मैंने रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स तीनों के बारे में बता रहा था। एक एक आइटम इन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन भी किया, मैं तुम्हें और अच्छा से बताऊंगा कि क्यों हम नहीं करने वाले। फर्स्ट आइटम है सर ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। जब तुम परचेज करने जाओ, बाय करने जाओ, तो तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। वैसे ही कैश डिस्काउंट भी, बट कैश डिस्काउंट इज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये एट द टाइम ऑफ परचेज होता है। तुम पेंटालून स्टोर गए, वहां बहुत सारे आइटम, बहुत सारे गारमेंट्स। तुम पेंटालून स्टोर गए, वहां बहुत सारे आइटम, बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट्स थे, डिस्काउंट का टैग लगा हुआ था, 10%, 20%, 30%, 40%। यही है ट्रेड डिस्काउंट। दैट इज, अगर एक प्रोडक्ट का वैल्यू 100 रुपीज और उसमें लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, एमआरपी इज 100, एमआरपी इज 100, तो तुम पेड करोगे, अगर एमआरपी 100 है, 20% डिस्काउंट है, तो पेड करोगे 80। तुम्हारा कॉस्ट क्या हो गया, 80 रुपीज। इस डिस्काउंट को क्या कंसिडर किया, क्या खुश हो गए, चलो 50% डिस्काउंट मिल गया, 20% डिस्काउंट मिल गया, ये मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। साइकोलॉजिकली हाँ, बट प्रैक्टिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ये मेरा कॉस्ट है? नहीं सर, ये मेरा कॉस्ट नहीं है, और ना ही मैंने पेमेंट किया, ये तो मुझे ऑन दी स्पॉट जब मैं परचेज करने गया तभी मुझे मिल गया। तो ट्रेड डिस्काउंट इज एक्चुअली एक्सक्लूडेड। ना तो माइनस करना है ना प्लस करना है, हमें एक्सक्लूड करना है, क्योंकि हमने तो पेमेंट क्या किया था, 80 ही पेमेंट किया था स्टार्टिंग। हाँ तुम ये बोल सकते हो सर डिडक्टेड, डिडक्टेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कोटेड प्राइस, या लिस्ट प्राइस, या हम बोल सकते हैं सर या तो इग्नोर कर दो, कुछ काम का नहीं, या एक्सक्लूड कर दो। क्यों? क्योंकि सर हमने तो नेट प्राइस कंसीडर करना है, हम तो बुक्स में 80 ही दिखाते हैं, हम थोड़ी 100 से स्टार्ट करते हैं और 20% डिस्काउंट देते हैं, हम तो सीधा 80 दिखाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस
या फिर कोटेड प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं सर डिडक्टेड फ्रॉम एमआर। तो सर ये कहां जाना चाहिए? सर ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूड होना चाहिए, या फिर मैं बोलूं डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस इफ इंक्लूडेड। अगर परचेज प्राइस ट्रेड डिस्काउंट के साथ है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है, तो मैं अब परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा। दैट मीन्स मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि सर 100 का गुड्स है, अब तक ये 20 रुपीज का डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है, आपको 100 फिगर दिया है और 20 रुपीज का डिस्काउंट है, तो आप लेना था 80, बट आपने स्टार्ट किया परचेज प्राइस 100, तो मैं जरूर लिखूंगा ट्रेड डिस्काउंट 20, माई नेट परचेज प्राइस इज 80, और मैंने अगर नेट से स्टार्ट किया तो मुझे ये 20 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आप कैश डिस्काउंट के बारे में भी बता रहे थे। मैंने कहा कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और तुम बोल सकते हो सर एट द टाइम ऑफ अर्ली पेमेंट। जल्दी पेमेंट करने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट सप्लायर बायर को देता है। बायर अट्रैक्ट होके जल्दी पेमेंट कर देता है, उसे लगता है कि जितना जल्दी पेमेंट कर दूंगा उतना मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं एक काम करता हूं जल्दी पेमेंट कर देता हूं। तो ये पेमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इज अ फाइनेंशियल टर्म, सबको नहीं दिया जा रहा जो जल्दी पेमेंट कर दे। तो कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंशियल आइटम। क्या करे सर, इसको भी इग्नोर करे। फाइनेंशियल आइटम तो ऐसे भी कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं है। सर पेंटालून गए थे, वहां ट्रेड डिस्काउंट मिला, वहां क्या कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल है? हाँ, वहां कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। तुमने तो पेमेंट स्पॉट में दे दिया था, तुम्हें कैश बैक मिल जाता है वहां। बट दैट इज डिफरेंट टर्म, हम आएंगे उस पॉइंट पे बाद में। बट सर ये कैश डिस्काउंट इन जनरल बिजनेस ट्रांजेक्शन में फॉर अर्ली पेमेंट तुम्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, वो है कैश डिस्काउंट। तो सपोज तुम्हें 100 में परचेज किया, 20 ट्रेड डिस्काउंट मिला, 80 रुपीज तुम्हें बोला जा रहा है पेड विद इन मंथ, 1 मंथ यू विल गेट 10% कैश डिस्काउंट। अगर तुम 1 मंथ जल्दी पेमेंट कर देते तो तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा 80 माइनस 10% ऑफ 80, 72। अदरवाइज तुम कितना पेमेंट करने वाले थे? 80। तो कैश डिस्काउंट इज ऑल्सो इग्नोर्ड, नॉट डिडक्टेड। तो सर कैश डिस्काउंट क्या करें? इसको भी यहीं लिखें, एक्सक्लूडेड, कुछ नहीं करना। फाइनेंशियल आइटम है, पीएल में जाएगा, मेटेरियल कॉस्ट में माइनस नहीं होगा। और एक पॉइंट तुम लोग समझो कि सर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इज जनरली ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस incurred till goods is ready till ready to sale, or all normal directly attributable expenses are added। सर रेडी तक मैं रेडी, मैं काम करता हूं यहां से हटा,
cost of the material till ready for sale or available to the customer, not till their home, customer हो सकता है फैक्ट्री से भी ले जाए, तो till ready for sale or all normal directly attributable expenses are added. तो मैं था कैश डिस्काउंट में, तो कैश डिस्काउंट हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। अर्ली पेमेंट के लिए सर इसका मेटेरियल के साथ लेना देना नहीं है, ये पेमेंट के साथ लेना देना। ठीक है सर, और थोड़ा आइटम हम जल्दी थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं सर। क्वांटिटी डिस्काउंट, नाम से पता लग रहा है ज्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो क्वांटिटी डिस्काउंट भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। सर क्यों? अगेन तुम गए, अगेन पेंटालून में तुम गए, खरीदने गए और वहां पर 10% डिस्काउंट था एक बाय करने से, 20 था दो बाय करने से, और 3 बाय करने से 30% था। सपोज एक शर्ट का प्राइस 100 रुपीज था, एक बाय करते तो 10 रुपीज मिलता तुम्हें डिस्काउंट, 90 पेमेंट करना पड़ता। 2 बाय करते तो 20 रुपीज डिस्काउंट मिलता, पेमेंट कितना करना पड़ता? पेमेंट करना पड़ता 1। बात समझ रहे हो कि सर क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज, तो जैसे मैंने कहा कि तुम अगर एक बाय करने से 10%, 2 बाय करते तो 20%, 3 बाय करते तो 30%, 100 रुपया पर पीस, 100 रुपीज पर आइटम। एक बाय किया तो 90 पेमेंट किया, 2 बाय किया कितना पेमेंट करेंगे सर? 100 इंटू 200 माइनस 20%, 160। 3 बाय करेंगे तो कितना मिलेगा सर? 210। सर 200 रुपये में जहां 2 शर्ट आता, वहां 3 आइटम आ जाएंगे, 3 शर्ट आ जाएंगे। तो ये सर 10%, 20%, 30%, ये हो गया सर क्वांटिटी डिस्काउंट। ज्यादा बाय करो ज्यादा डिस्काउंट। बट अगेन मेरे को बिल कितने का होगा? क्या बिल मुझे 300 का होगा? ना सर, मुझे बिल होगा 210 का, बाकी सब इग्नोर करना। मुझे अगर 210 रुपया का बिल लेके जाना है, क्या करें सर? क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट को भी इग्नोर करो। तो ट्रेड डिस्काउंट इग्नोर, क्वांटिटी डिस्काउंट इग्नोर, कैश डिस्काउंट इग्नोर। सर यहां तो लिखा डिडक्टेड, कब सर? फ्रॉम परचेज प्राइस, इफ नॉट शोन एज डिडक्शन इन द इनवॉइस। सर डिडक्टेड कब? परचेज प्राइस, इफ नॉट शोन एज डिडक्शन। तो इनका, इन दोनों का वही चीज है सर। क्वांटिटी डिस्काउंट भी सेम, फ्रॉम परचेज प्राइस इफ इंक्लूडेड इन परचेज प्राइस। कैश डिस्काउंट इग्नोर्ड, आइटम रीजन क्या था? फाइनेंशियल आइटम। सर फर्स्ट तीनों के तीनों आइटम आपने ऐड ही नहीं किया। हाँ करूं मैं क्या? आई आइटम है सर। सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव, अगेन AS2 तुम्हें याद होगा, इवन AS12 भी याद होगा, गवर्नमेंट ग्रांट। सर करना क्या है? तो गवर्नमेंट ग्रांट GG इग्नोर करना। ना ना सर, इग्नोर नहीं, डिडक्ट करना। कहां से? सर परचेज प्राइस। तो वॉट एवर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड शुड बी डिडक्टेड, डेफिनेटली डिडक्टेड सर, क्योंकि ये हमारे कॉस्ट को कम कर देगा, हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया है गवर्नमेंट से।
तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में सब्सिडी देता है। सपोज सब्सिडी लाइक तुम्हारा मटेरियल है, तुम ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स परचेस कर रहे हो अपने प्रोडक्शन के लिए। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में गवर्नमेंट बोल रहा है 40% डिडक्शन। तुम जिस प्राइस पे बाय करोगे, तो वो 100 रुपये में बाय किया, 100 रुपया दे तो दो तुम सप्लायर को, 40 रुपीज हमसे ले लेना। दैट मीन्स 40 गवर्नमेंट वापस कर देगा। तो गवर्नमेंट ने वापस कर दिया तो हम क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया बात। तो सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, गवर्नमेंट ग्रांट, इंसेंटिव, सब्सिडीज, सब क्या होगा, माइनस होगा। तो तुम लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट तुम क्या करोगे, फुल फॉर्म में लिखोगे। तो बहुत सारे आइटम, बहुत सारे आइटम, करेक्ट, बहुत सारे आइटम। थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। तो रोड टैक्स, टोल टैक्स क्या करना चाहिए, बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि रोड टैक्स, टोल टैक्स में, रोड टैक्स टोल टैक्स से पहले और कुछ आइटम लिखता हूँ। सर परचेज प्राइस बिल्कुल इंक्लूड होगा, बट कौन सा परचेज प्राइस इंक्लूड होगा, सर परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड होगा, और अगर मुझे कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है तो वो भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा माइनस करने के लिए। तो परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस क्वांटिटी डिस्काउंट, और तुम बोल सकते हो सर नेट परचेज ऐड करेंगे। इसमें सारे आइटम लाने के लिए लाइक फ्रेट ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे, इंश्योरेंस ऐड करेंगे, इंश्योरेंस फॉर थेफ्ट, चोरी नहीं हो जाए लाते वक्त, ऐड करेंगे। रोड टैक्स लाया हम, बट सर बहुत सारे आइटम हम बात करें जनरली। सर टैक्स एंड ड्यूटीज तुम्हें AS2 में भी पढ़ाया गया था। सर टैक्स एंड ड्यूटीज जनरली हम क्या करेंगे, सर जनरली टैक्स एंड ड्यूटीज को हमें क्या करना चाहिए, सर जनरली डिपेंड करता है वो टैक्स एंड ड्यूटीज का क्या बेनिफिट मिलेगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स एंड ड्यूटीज हम ऐड करेंगे, कब, इफ क्रेडिट, if credit is not available, या फिर मैं बोल सकता हूं सर नॉट रिफंडेबल। जो टैक्स एंड ड्यूटीज मैंने परचेज करते वक्त पेमेंट किया था, वो टैक्स एंड ड्यूटीज अगर मुझे बेचते वक्त वापस ना मिले तो वो नॉट रिफंडेबल है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो एक्सपेंसेस है, टैक्स कोई भी ले मैं तो वापस उसे चिपका के वापस लगा के कॉस्ट में कस्टमर को पास ऑन कर दूंगा। बट सर टैक्स एंड ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड, टैक्स एंड ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड कब सर, इफ credit is available or if taxes and duties are refundable, वापस मिल जाएगा। सर मैंने टैक्स दिया परचेस करते वक्त, बट हो सकता है जब मैं इसको प्रोडक्शन कर लूं, फिनिश गुड्स बना लूं और वापस जब बेचूं तो मुझे ये टैक्स वापस मिल जाए। सर दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। GST का मैटर है, डेफिनेटली GST सर तुम लोग को पढ़ाएंगे, बाद में बात करेंगे। बट इतना याद रखना है, या फिर मैंने अकाउंटिंग में कवर किया था इन डिटेल में, बट तुम्हें इतना याद रखना है कि सर जो टैक्स मुझे परचेस करते वक्त एक्सपेंसेस था, वो सेल्स करते वक्त अगर मेरा इनकम हो सकता है तो वो टैक्स
मेरे लिए रिफंडेबल, या जो टैक्स मैंने सप्लायर को दिया था वो टैक्स मेरा कॉस्ट था, और वो जो टैक्स मैं कस्टमर से कलेक्ट करने वाला हूँ, और वो टैक्स कस्टमर से जो मैंने कलेक्ट किया गवर्नमेंट में डिपॉजिट ना करके अपने पास रख लूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा, रिफंडेबल होगा। तो अगर मेरे को क्रेडिट अवेलेबल है, रिफंडेबल है, तो वो टैक्स मैं इग्नोर करूंगा और इंक्लूड नहीं करूंगा। और फिर मैं यहां भी लिख रहा हूं डिडक्टेड में कि सर टैक्स इज डिडक्टेड, डिडक्टेड में भी सर, हाँ सर, तो टैक्स एंड ड्यूटीज डिडक्टेड कब, सर इफ बातें ध्यान से देखना, इफ रिफंडेबल बट इंक्लूडेड इन परचेज प्राइस। एक एग्जाम्पल देख लो कि सर 100 रुपए का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था एंड 10% ही टैक्स बट रिफंडेबल। तो मैं कितना गुड्स दूंगा, मैं सर 100 माइनस 10 90 प्लस 10% 9, 10% और 90 नेट प्राइस, टैक्स हमेशा नेट प्राइस के ऊपर आएगा, 99। तो मैंने कितना दिया सर, मैंने दिया 99, हाँ सर, हाँ 99। बट ये वाला कौन सा टैक्स था सर, ये वाला टैक्स था क्रेडिट अवेलेबल, रिफंडेबल वाला टैक्स था। फिर भी सर आपने क्या किया, ऐड कर दिया। कहां ऐड कर दिया सर, परचेस प्राइस के साथ ऐड करके रखा है। तो अगर मैं 99 से स्टार्ट करूं और मुझे कॉस्ट निकालना था तो मैं क्या करूंगा, -9, क्योंकि ये 9 मैं बाद में किसी और वे में गवर्नमेंट से वापस ले लूंगा। बट अगर मैं 90 से ही स्टार्ट करूं तो क्या किया मैंने, 9 इग्नोर किया, एक्सक्लूड किया, तो यहां पर एक्सक्लूडेड, यहां पे डिडक्टेड। तो सर ऐड कब होगा, नॉन रिफंडेबल होता। चलिए इस एग्जांपल को, तीनों केस एग्जांपल देख लो। मैं ऐसे लिखता कि सर मुझे कॉस्ट निकालना है, तो फर्स्ट केस जब मेरा एडेड वाला बात हो रहा था, बट एडेड वाला बात कब होता, व्हेन इट इज नॉट रिफंडेबल, तो तब मैं क्या लेता, तब मैं लेता सर 90 प्लस 9 और मेरा टोटल कॉस्ट होता 99। दूसरा केस सर, दूसरा केस क्या होता, तो दूसरा केस जब मैं एक्सक्लूड करता, एक्सक्लूड में क्या लेता, सीधा का सीधा मुझे क्या लेना चाहिए था, सीधा का सीधा मुझे कॉस्ट लेना चाहिए था 90, नो एडिशन। और तीसरा केस में डिडक्ट अगर करता तो मैंने लिया था 99 और ये रिफंडेबल था और मैंने जबरदस्ती ऐड करके रखा है, तो मैं क्या करूंगा, -9, तो आएगा कितना, 90। तो सर ये 9 वाला कौन सा केस है, जब आपने ऐड किया, ये 9 वाला केस है, कौन सा केस है, ये 9 वाला केस है when tax is not refundable, when tax is not refundable। तो ये 9 नॉट रिफंडेबल वाला केस है। ये वाला केस कब है, एक्सक्लूडेड। और ये वाला केस कब है सर, डिडक्टेड। ये वाला केस है डिडक्टेड, समझ रहे हो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर इंक्लूडेड कब, जब नॉट रिफंडेबल, डिडक्टेड कब, व्हेन रिफंडेबल, और एक्सक्लूडेड कब, व्हेन यू स्टार्टेड विथ नेट प्राइस। तो सर ये तो तीनों केस में आ सकता है, हाँ ये इंक्लूड भी हो सकता है, ये एक्सक्लूड भी हो सकता है और ये डिडक्ट भी हो सकता है। इसी वे में तुम्हारे स्टेटमेंट में देखो IGST, SGST एंड CGST दिया, इन सब का भी ट्रीटमेंट सेम है। जनरली IGST CGST एक्सक्लूड होगा, IGST CGST और SGST
ये तीनों का सेम ट्रीटमेंट है। सेम ट्रीटमेंट मतलब ये हो सकता है या तो ऐड हो जाए, सॉरी, ये हो सकता है ये ऐड हो जाए, या फिर ये डिडक्ट हो जाए, या फिर ये एक्सक्लूड हो जाए। या तो हम ऐड कर सकते हैं, या तो हम माइनस कर सकते हैं, या फिर हम एक्सक्लूड कर सकते हैं सर। बट कब कब ऐड कब करना है सर? जब क्रेडिट अवेलेबल हो। डिडक्ट कब करना है? जब क्रेडिट अवेलेबल हो बट परचेज प्राइस में ये इंक्लूड हो। और एक्सक्लूड करना है सर, जनरली एक्सक्लूड करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो जनरली इसको एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट आ जाओ, टैक्स हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी क्या करें? इंक्लूड करें, एक्सक्लूड करें, या फिर डिडक्ट करें? कस्टम ड्यूटी जनरली नॉन रिफंडेबल, और अगर नॉन रिफंडेबल है तो क्या करना चाहिए सर? ऐड करना चाहिए। कस्टम ड्यूटी जनरली एडेड। वाई? सो इट इज नॉन रिफंडेबल, इसलिए इसको हम ऐड करने वाले हैं। जनरली इट इज नॉन रिफंडेबल। नेक्स्ट आ जाओ सर, डिमरेज चार्जेस। डिमरेज चार्जेस एक्चुअली लगता है वेसल्स के केस में। वेसल्स आए, डिले करे, लोडिंग नहीं करे, अनलोडिंग नहीं करे, अनलोडिंग कराने में टाइम लगे, पोर्ट में एक वेसल्स आए और उसको अपना टाइम पे अगर वो अनलोड नहीं करता है, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं हुए हैं, तो दूसरा वेसल्स वेटिंग पीरियड में है एंड उसके खर्चे बढ़े जा रहे हैं। इसके कारण पोर्ट कंपनीज क्या करती है, पोर्ट अथॉरिटीज क्या करती है, एक एक्स्ट्रा डिमरेज चार्जेस लगा देती है उन वेसल्स के ऊपर। देखा जाए सर ये एक टाइप का पेनल्टी है, एबनॉर्मल लॉस है। और मैंने कहा बार बार एक ऊपर पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि सर हमें क्या इंक्लूड करना है? हमें इंक्लूड करना है नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल इन नेचर। और ये डिमरेज चार्जेस इज नॉट इन नॉर्मल, तो क्या करें सर? ये तो एबनॉर्मल है, सारे एबनॉर्मल आइटम एक्सक्लूडेड होंगे, सारे एबनॉर्मल लॉसेस, सारे एबनॉर्मल लॉसेस चाहे कोई भी हो, सारे एबनॉर्मल आइटम सारे के सारे क्या होंगे? एक्सक्लूड करेंगे। हमें नहीं करना है। ये वाला पॉइंट है सर ऐड, ये वाला है एक्सक्लूड, ये वाला है माइनर। सो ऑल एबनॉर्मल लॉसेस में सर डिमेरिट चार्जेस, डिमेरिट चार्जेस एक्सक्लूड करना है सर। और क्या क्या एबनॉर्मल है? डिटेंशन चार्जेस, फाइन एबनॉर्मल इन नेचर है, एक्सक्लूड करना है। डिटेंशन, पकड़ लिया, रख लिया, तुम कुछ इलीगल काम कर रहे थे, इलीगल काम करते करते तुम्हारा गुड्स पकड़ा गया, पुलिस ने फाइन लगाया ना, वो फाइन क्या होगा? वो डिटेंशन चार्जेस क्या होगा? डिटेन कर लिया, तुम गए उसको छुड़ा के लेके आए, वो क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। क्यों एक्सक्लूड होगा सर? एबनॉर्मल इन नेचर है। एनी पेनल्टी, अगेन पेनल्टी, पेनल्टी जनरली कब लगेगा? जब तुमने कुछ गलत काम किया तभी तो पेनल्टी लगेगा। तो वो पेनल्टी को क्या करना है सर? एक्सक्लूड करना। इंश्योरेंस चार्जेस, बात हुआ था सर इंश्योरेंस चार्जेस ऐड करना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ नॉर्मल एक्सपेंसेस है, हम करेंगे ही करेंगे, कंपलसरी है। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो इंश्योरेंस करना ही बेटर है और करना भी चाहिए। इसीलिए इसको हम क्या करने वाले हैं सर? इंक्लूड करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट, कमीशन और ब्रोकरेज। कोई गुड्स परचेज किया और किसी को कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया। सर कमीशन ब्रोकरेज इज अ पार्ट, इज कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ परचेज एंड सेल्स। तो कोई एजेंट को जब हम देंगे तो उसको देना ही पड़ेगा। एजेंट के थ्रू कुछ बाय करेंगे तो कमीशन हमें ऐड करना ही करना है, हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो इसीलिए नॉर्मल इन नेचर है, ऐड करेंगे हम। सर फ्रेट इनवर्ड, परचेज करते वक्त, ये सब तो तुम्हारी बेसिक फाउंडेशन की बातें हैं। फ्रेट इनवर्ड, जब परचेज किया तो गुड्स का फ्रेट नहीं दिया तो वो गुड्स तुम्हारे सेंटर तक, तुम्हारे फैक्ट्री तक, तुम्हारे गोडाउन तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो हमें इसको क्या करना है सर? इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। आ जाओ कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स में। कंटेनर कॉस्ट, गुड्स मंगाया, हमने गुड्स मंगाया, गुड्स मंगाया गया, बट इस गुड्स को लाने के लिए मुझे एक कंटेनर भी चाहिए। लाइक मेरे इंडस्ट्री में कुछ अल्कोहल पेट्रोल यूज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो अपने आप तो आएगा नहीं, उसे किसी कंटेनर में लाना पड़ेगा। थम्स अप, तुम लोग थम्स अप पीने जाते हो क्या? वो
तुम्हें किसी बॉटल में मिलता है? हाँ सर, वो किसी बॉटल स्पेशल टाइप ऑफ बॉटल में मिलता है, जनरली प्लास्टिक बॉटल्स में भी नहीं मिलता है क्योंकि उसका स्पेशल नेचर है। तो वो हमें जनरली किस में मिलता है? लीड के बॉटल्स में मिलता है। तो सर कंटेनर किस टाइप के हो सकते हैं? कंटेनर सर, कंटेनर क्या क्या टाइप है जरा देख लो कंटेनर्स के। देखो सर, तीन है सर, लेकिन तीन नहीं है, ट्रीटमेंट तीन है सकता है। नॉन रिटर्नेबल है, वापिस नहीं होगा, तुम लाए पैसा देना भी पड़ेगा तुम्हें, और जो सप्लायर था वो कंटेनर को वापिस नहीं करेगा। तो सर नॉन रिटर्नेबल क्या होना चाहिए? सर पैसा लगा, कंपलसरी भी है, इंटीग्रल भी है, तो क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। तो सर ऐड वाले केस में, ऐड वाले जगह में लिख दो नॉन रिटर्नेबल। सर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स शुड बी एडेड। ठीक है सर। सर रिटर्नेबल कंटेनर्स का क्या होगा? सर रिटर्नेबल कंटेनर्स नॉट एडेड, माइनस कर दो। माइनस कर दे ना सर, रिटर्नेबल है, पैसा दिया था क्या परचेस प्राइस में इंक्लूड था? अगर परचेस प्राइस में इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ना सर, अगर परचेस प्राइस में इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे? तो रिटर्नेबल कंटेनर्स। सर नेक्स्ट रिटर्नेबल कंटेनर, इनका क्या करें? सर अगर कंटेनर रिटर्न होने वाला है तो हमने शायद पैसा भी नहीं दिया तो ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो एक्सक्लूड करेंगे सर। रिटर्नेबल कंटेनर्स एक्सक्लूडेड। एक और केस देके रखा है इन्होंने, सर रिफंड मिलेगा, मतलब अगर तूने रिटर्न कर दिया तो पैसा वापस मिलेगा। दैट मीन्स रिटर्नेबल विथ रिफंड। दैट मीन्स अगर हमने रिटर्न नहीं किया तो वो कंटेनर का पैसा सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर उसने पहले से ही चार्ज करके रखा है गुड्स में। तो सर क्या करें? तो दो केस हो सकते हैं, या तो मैं रिटर्न करूं और पैसा वापस ले आऊं, या ऐसा भी हो सकता है वो रिफंड कम करे। सप्लायर का अपना टर्म्स एंड कंडीशंस है। दैट मीन्स मैंने कंटेनर के लिए दिया 100 रुपीज, बट जब मैं रिटर्न करने जा रहा हूं वो मुझे सिर्फ 80 रुपीज रिटर्न करने वाला है। दैट मीन्स सर 20 रुपीज हमारा लॉस हो गया। तो 20 रुपीज इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज अ पार्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। क्या करें सर? तो ऐड करना पड़ेगा। तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या ऐड करना पड़ेगा? सर ऐड करना पड़ेगा कंटेनर्स कॉस्ट माइनस रिफंड। नेट अमाउंट ऐड होगा, या तुम बोल सकते हो सर कंटेनर कॉस्ट ऐड होगा और रिफंड माइनस होगा, क्योंकि मेरा थर्ड कॉलम माइनस वाला है। रिफंड माइनस होगा। किसका रिफंड? कंटेनर के लिए अगर कुछ रिफंड मिल जाए तो वो माइनस होगा। और क्या बचा सर? और क्या बचा? और बच गया सर शॉर्टेज। कॉस्टिंग में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट